बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर से हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी के ऊपर, सॉफ्टवेयर रिव्यू के ऊपर और टेस्टिंग के ऊपर बात शुरू की थी। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने अभी तक सॉफ्टवेयर क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की और क्वालिटी कॉस्ट के हमने डिफरेंट डोमेन्स को स्टडी किया। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर रिव्यू टेक्निक्स के ऊपर कि हमारे पास सॉफ्टवेयर को रिव्यू करने के लिए प्रॉपरली, ताकि हम चीज़ों को पहले ही प्रिवेंट कर लें। वो डिफरेंट टेक्निक्स क्या हो सकती हैं उस पर बात करेंगे। तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर्स में चीज़ों को डिस्कस किया था। हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है, इसके ऊपर हमने बात की कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी में हम एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि वैल्यू एडिशन दी प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर दोनों को। क्वालिटी डायमेंशंस के ऊपर हमने बात की कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनको हमें इंश्योर करना होता है कि चीज़ परफॉर्म कर रहे हो सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि क्वालिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को हमने समझने की कोशिश की कि in order to incorporate or ensure quality in the software we have to pay the cost। और हमने देखा कि प्रिवेंशन कॉस्ट हमारे पास कंपैरेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू हमारे पास एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के। और उसके अलावा हमने कुछ बैड इम्पैक्ट्स और इम्पैक्ट ऑफ डिसीजंस को भी स्टडी किया जो कि मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से होते हैं। तो आज हम इसी सॉफ्टवेयर क्वालिटी का जो एक्टिविटी है, इसमें एक स्टेप आगे हम कुछ चीज़ें देखते हैं जिसमें हमारे पास कुछ रिव्यू टेक्निक्स के ऊपर बात करते हैं। हमने क्योंकि ये चीज़ देखी कि प्रिवेंशन के ऊपर हमारी कम कॉस्ट आती है अगर हम कंपेयर करें एज उससे कि हम उन एरर्स को रिमूव करें या फिर लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर डिफेक्ट को रिमूव करें, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमने चीज़ों में एरर्स की प्रिवेंशन करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके लिए ऑब्वियसली वी नीड रिव्यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर। और वो रिव्यूज टेक्निक्स क्या होती हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर रिव्यू होता क्या है, रिव्यू के पर्पजेस क्या होते हैं, डिफरेंट मीट्रिक्स जो हम यूज कर सकते हैं, या जो यूं कह सकते हैं कि मेजरमेंट्स हम यूज कर सकते हैं रिव्यू के लिए, वो क्या हो सकती हैं। इनफॉर्मली भी हम रिव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं और फॉर्मल रिव्यूज भी होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और रिव्यू कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिव्यूज होते क्या हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अगर आप इस स्लाइड के ऊपर देखें तो यू विल फाइंड न्यूमरस डेफिनेशन रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर रिव्यूज। तो वन बाई अगर हम वन इनको देखते जाते हैं, रिव्यूज आर अप्लाइड एट वेरियस पॉइंट्स ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सर्व टू अनकवर एरर एंड डिफेक्ट्स। वेरियस पॉइंट से क्या मुराद है कि रिव्यूज हम वेरियस पॉइंट्स पे अप्लाई करते हैं। वेरियस पॉइंट से ये मुराद है कि अगर हम किसी भी एक प्रोसेस मॉडल के फ्लो को यहाँ पे पिक कर लेते हैं कि लाइक वी स्टार्टेड विद कम्युनिकेशन, देन वी मूव टू प्लानिंग, उसके बाद हमने एनालिसिस मॉडलिंग की, फिर हमने डिज़ाइन मॉडलिंग की, फिर हमने कोडिंग की। दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट स्टेजेस। तो हमें हर एक स्टेज को कंडक्ट करने के बाद वी शुड गो फॉर रिव्यू एक्टिविटी, जिससे क्या है कि उस स्पेसिफिक स्टेज के अंदर जो भी एरर्स थे, जो भी इश्यूज थे, वो पॉप अप हो जाएंगे और वो अगली स्टेज के ऊपर मूव नहीं करेंगे, और इससे ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो कम होगा। तो हम ये एक स्टेज के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, एक स्टेज को फर्दर हम सब डिवीजन कर सकते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स बना सकते हैं और वहाँ पे भी इंटरव्यूज को हम कंडक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें, जो डेफिनेशन ये आपको नजर आ रही है कि सॉफ्टवेयर रिव्यूज प्योरीफाई द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क प्रोडक्ट। अब वर्क प्रोडक्ट क्या होती है? जो डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की हैं। आफ्टर ईच स्टेज वी कम अप विद एन आउटपुट। वो आउटपुट हमारे पास क्या कहलाती है? वर्क प्रोडक्ट। लाइक अगर हम बात करें कि हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारे पास वर्क प्रोडक्ट, या एनालिसिस मॉडलिंग की बात कर लें तो उसकी वर्क प्रोडक्ट क्या है? वी कम अप विद एसआरएस। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अ वर्क प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मली उसे रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है, लाइक उस एसआरएस को प्योरीफाई कर देगा, उसमें जितने इश्यूज होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो एड्रेस हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जी हमने डिज़ाइन मॉडलिंग के बाद ये एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, तो आफ्टर डिज़ाइन मॉडलिंग हमारे पास जो वर्क प्रोडक्ट है, दैट इज डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं।
और इसी तरह से उसमें जितने भी इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। एंड सेम इज ट्रू फॉर कोडिंग एंड टेस्टिंग एक्सेट्रा, जो भी लेटर ऑन स्टेजेस आ रही हैं। हमारे पास जो ये रिव्यूज हैं, सॉफ्टवेयर रिव्यूज, दिस इज बेसिकली अ टेक्निकल असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट। हम उसे क्या कर रहे होते हैं, टेक्निकली असेस कर रहे होते हैं कि क्या वो अप्रोप्रिएट है एज पर यूजर रिक्वायरमेंट या नहीं है। इन शॉर्ट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस मैकेनिज्म हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर रिव्यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में बात शुरू की, तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कि अगर हम इसको फॉलो करें तो वी मे इनकॉर्पोरेट क्वालिटी इन द सॉफ्टवेयर। ओके, पर्पस पे बात करते हैं कि पर्पस क्या है रिव्यूज का। तो पर्पस इज वेरी सिंपल, जो हम शायद लास्ट लेक्चर्स में भी इनडायरेक्टली उसके ऊपर बात कर चुके हैं। द पर्पस ऑफ रिव्यूज इज टू फाइंड द एरर्स एंड डिफेक्ट्स। एरर्स एंड डिफेक्ट्स, एरर्स क्या होते हैं, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन अब प्रोबब्ली आपको काफी हद तक क्लियर होगी, हम इसको दोबारा रिविजिट कर लेते हैं। एरर्स क्या होते हैं, वो क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो कि सॉफ्टवेयर डिलीवर एंड यूजर को डिलीवर करने से पहले पता चलते हैं, वो क्या होते हैं, एरर्स होते हैं एट डेवलपर एंड। और वो क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो कि सॉफ्टवेयर रिलीज करने के बाद एंड यूजर को डिलीवर करने के बाद जो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम डिफेक्ट्स कहते हैं। तो इनफैक्ट ये प्रॉब्लम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम अगर यूं कहें कि जी रिव्यूज का पर्पस है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम्स ईदर कैन बी एरर्स और इट कैन बी डिफेक्ट। तो हमारे पास इस तरह से जो बेनिफिट है इन रिव्यूज का, ठीक है, इसका बेनिफिट ये होता है कि अर्ली डिस्कवरी ऑफ एरर्स, अर्ली डिस्कवरी ऑफ एरर्स। तो अर्ली डिस्कवरी ऑफ एरर्स का हमने देखा कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम पहले एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो एरर्स हमारे लेटर स्टेजेस के ऊपर नहीं जाते। अगर लेटर स्टेजेस पे वो नहीं जाते तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कॉस्ट यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई करने में अर्ली स्टेजेस पे आ रही है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू जो कि इस स्टेज के ऊपर हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो ये उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है या मेन पर्पस है जो रिव्यूज कंडक्ट करने का, वो ये है टू आइडेंटिफाई द एरर्स एंड डिस्कवर्स, ठीक है, टू फाइंड द एरर्स एंड डिफेक्ट्स हम अर्ली स्टेजेस के ऊपर डिस्कवर कर लें। अब हम बात करते हैं कुछ मीट्रिक्स के ऊपर। मीट्रिक्स मींस मेजरमेंट्स, मींस हमारे पास क्या यॉर्ड स्टिक्स हो सकती हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरर्स को, और कैसे बात कर सकते हैं कि जी ओके वी हैव कंडक्टेड रिव्यू, और रिव्यू के हमारे ऊपर कितनी एफर्ट्स आएंगी, ठीक है, इसके क्या यूनिट्स हो सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, टोटल रिव्यू एफर्ट एंड टोटल नंबर ऑफ एरर्स डिस्कवर्ड, हम कैसे इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि रिव्यू एफर्ट्स अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, रिव्यू एफर्ट्स के लाइक अगर हम एक चीज को फॉर्मली रिव्यू करना चाह रहे हैं तो उसकी एफर्ट्स कितनी उसके ऊपर आएंगी। तो रिव्यू एफर्ट बेसिकली इज इक्वल टू सम ऑफ थ्री काइंड ऑफ एफर्ट्स, थ्री काइंड ऑफ एफर्ट्स, ईपी प्लस ईए प्लस ईआर। ईपी क्या है, ईए क्या है, और हमारे पास ये ईआर क्या है, ये आप यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं कि हमारे पास जो ईपी है ये बेसिकली क्या है, प्रिपरेशन एफर्ट्स है। preparation efforts, preparation efforts, those are required to plan for review, like we are going to conduct a review, obviously to perform a review we need certain planning, जिसमें management activities, वही जो हमने prevention के वक्त बात की थी, we have to plan it कि हमने review कब conduct करना है, किस stage के ऊपर, कौन से points के ऊपर conduct करना है, review में कौन सी work products को हमने देखना है। तो basically EP is for preparation efforts। जो सेकंड है हमारे पास EA, this is assessment effort, efforts that are desired during actual review, like वो efforts जब हम वाकई रिव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं या एक्चुअली जब रिव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड EA, we are spending efforts to reviewing a particular work product. The third thing is ER. ER is basically rework effort. Rework effort से क्या मुराद है, the efforts required to द करेक्शन ऑफ एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स के हम क्या करते हैं जब रिव्यू करने के बाद एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो लेटर ऑन क्या करना पड़ता है, वी हैव टू करेक्ट दोज एरर्स। तो इस तरह से हमारे पास जो ओवरऑल एफर्ट्स बनती हैं एक रिव्यू की एक्टिविटी में, दीज एफर्ट्स आर इनफैक्ट सम ऑफ प्रिपरेशन एफर्ट्स, असेसमेंट एफर्ट्स एंड रीवर्क एफर्ट। तो ये हमारे पास एक मीट्रिक है जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ओके हाउ मच एफर्ट्स
वी हैव टू स्टैंड ऑन अ पर्टिकुलर वर्क प्रोडक्ट कि हम उसे अगर रिव्यू करना चाह रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा एक मीट्रिक है रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एरर्स, टोटल नंबर ऑफ एरर्स, दैट इज ERR टोट, आपके नाम से यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इट इज बेसिकली sum of minor errors and it is sum of minor error and major errors. अब minor errors हमारे पास क्या हैं, आप यहाँ देख सकते हैं the number of errors found requiring less efforts to correct, जिनमें कम efforts चाहिए correct करने को, और फिर हमारे पास ऑब्वियसली मेजर एरर्स क्या होंगे जिनके ऊपर हमें ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास एक दो मीट्रिक्स हमें पता चल जाएंगे। ओके, इफ वी वांट टू एस्टिमेट और रिव्यू एफर्ट्स, तो बेसिकली रिव्यू एफर्ट इज सम ऑफ preparation effort, assessment effort and rework effort, and if we are interested to know the total number of errors in a particular work product that is under study, तो उसमें इट इज सम ऑफ माइनर एरर्स एंड मेजर एरर्स। हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट जो मीट्रिक इसमें यूज हो रहा होता है, दैट इज डिफेक्ट डेंसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेक्ट डेंसिटी। डिफेक्ट डेंसिटी मीन्स कि हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में या किसी डॉक्यूमेंट के एक स्पेसिफिक सब यूनिट, वो पेज भी हो सकता है, या अगर हम बात कर लें कोई लाइक अगर हम एनालिसिस मॉडल की बात कर रहे हैं, हमने SRS बनाया है, तो एनालिसिस मॉडल या SRS के आप जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को एक यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वहां पे एरर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी, कितने ज्यादा एरर्स हैं। लाइक एक पेज के हिसाब से बात करते हैं तो एक पेज में 5 एरर्स हैं। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, फिर वो डेंसिटी 5 होगी। तो इस डेंसिटी को, डिफेक्ट डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बेसिकली डिफेक्ट डेंसिटी इज इक्वल टू total number of errors divided by work product size, divided by work product size। work product size क्या है? work product तो हमें पता है, work product क्या होती है? work product anything we may get at the end of a particular stage, like in case of analysis modeling we may get SRS। तो SRS पे समझ गए हमारे पास work product है। अब साइज की बात करते हैं तो हम इसे, इसके साइज को डिफरेंट तरह से ले सकते हैं। ठीक है, लाइक इन टर्म ऑफ पेजेस भी ले सकते हैं, in term of UML models भी ले सकते हैं। like you can see here a measure of size of the work product that has been reviewed, like जो under study है work product, उसमें देखते हैं कि UML मॉडल कितने हैं। अगर वो कोडिंग की बात कर रहे हैं, कोड को रिव्यू कर रहे हैं, तो लाइन ऑफ कोड्स पे बात हो सकती है। ठीक है, अगर वो डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहे हैं जिस तरह SRS है, तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट के पेजेस के ऊपर बात हो सकती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफेक्ट डेंसिटी कितनी है किसी स्पेसिफिक जो वर्क प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट रीजन्स में एरर्स किस तरह आ रहे हैं, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एरर्स डिवाइडेड बाय वर्क प्रोडक्ट। लाइक अगर हम यहाँ बात करें इस तरह से कि हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ एरर्स जो हमने माइनर और मेजर ओवरऑल वर्क प्रोडक्ट में फाइंड आउट किए, वो हमारे पास 100 थे। ठीक है, लाइक SRS में फाइंड आउट किया, और SRS को अगर हम इन टर्म ऑफ पेजेस गेज करते हैं या कंसिडर करते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं उसे। फॉर इंस्टेंस 10 पेजेस थे, तो 100 डिवाइड बाई 10, तो इट मीन्स 10 हमारे पास आती है। डिफेक्ट डेंसिटी मीन्स ऑन ईच पेज हमारे पास जो एरर्स हैं वो क्या है, हमारे पास 10 एरर्स आते हैं। तो यही जो बेसिक ये बहुत ही कॉमन मैट्रिक्स जिनके ऊपर हमने बात की, और इसमें हमारे पास इसकी डिटेल्स यहाँ पे भी गिवन है, और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी तमाम डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको अवेलेबल कर दी हैं ताकि आपको कंप्लेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। ये वही चीज़ें रिपीट हुई हैं। एक एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमें कैसे हेल्प आउट कर रहे होते हैं ये मैट्रिक्स। फॉर इंस्टेंस हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारे पास वी आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, लाइक जिस तरह हमने पहले बात की कि वी आर डेवलपिंग लाइक काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट इज सिमिलर टू द सी ऑनलाइन। लाइक एक सॉफ्ट हाउस ऑलरेडी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना रहा है, और अभी भी कोई एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाने जा रहा है। ठीक है, लाइक उसने पहले एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ए बनाया था, और अब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बी बनाने जा रहा है। ठीक है, तो एट दैट टाइम जब उन्होंने ए डेवलप किया था, बिकॉज बोथ प्रोजेक्ट्स आर सिमिलर इन नेचर, दोनों सिमिलर हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वी इन दैट पर्टिकुलर केस, इन केस ऑफ ए, एवरेज डिफेक्ट डेंसिटी फॉर अ रिक्वायरमेंट मॉडल। अब रिक्वायरमेंट मॉडल की बात हो रही है, लाइक हमने क्या की, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की एक्टिविटी परफॉर्म की, एंड वी कम अप विद एनालिसिस मॉडल, रिक्वायरमेंट मॉडल, यानी हमारे पास क्या है, SRS की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर SRS इन केस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ए में हमारे पास डेंसिटी वो कह रहा था, क्या ये एरर की डेंसिटी 0.6 थी पर पेज यानी हमारे पास पर पेज डेंसिटी 0.6 थी। तो अगर हम एक प्रोजेक्ट नया करने जा रहे हैं दैट इज प्रोजेक्ट बी, और इस केस में हमने एनालिसिस मॉडल डेवलप किया है, और इस एनालिसिस मॉडल में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं उसके कितने हैं, 32 हैं, 32 पेजेस हैं। तो फिर हम बड़े आसानी के साथ इस प्रीवियस प्रोजेक्ट की जो हमारे पास डेंसिटी थी इसको एक्सप्लॉइट करते हुए या इसको यूज करते हुए वी कैन डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बी, जो कि सिमिलर नेचर का, ऑब्वियसली यहाँ सिमिलरिटी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इस केस में फिर क्या होगा कि हम सिंपली इस 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो हमारे पास डेंसिटी है 0.6, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी कम अप विद वैल्यू 19.2। प्रोबब्ली वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास क्या हो सकता है कि जी जो एरर्स हैं वो क्या आ सकते हैं, 19 or 20 errors. Rough estimate suggests that your software team will find about 19 or 20 errors during review of the document. तो ओवरऑल इसमें जो प्रोबेबिलिटी है कि अगर 32 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो उसमें टोटल जो एरर आ सकते हैं 19 या 20 एरर आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो समझने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस आपने ये रिव्यू परफॉर्म किया एंड यू कम अप विद 6 एरर्स, ठीक है, इफ यू फाइंड ओनली 6 एरर्स, तो इससे एक मुराद एक तो ये assumption हो सकती है कि यू हैव डन एन एक्सट्रीमली गुड जॉब इन डेवलपिंग द रिक्वायरमेंट मॉडल, यानी आपका रिक्वायरमेंट मॉडल इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि इस केस में आपके पास एरर 19 या 20 या 19 या 20 एरर्स जो कि एक्सपेक्टेड थे एज पर एवरेज डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द पास्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आपके एरर्स आए हैं 6, इसका मतलब है यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। लेकिन इसे एक और एस्पेक्ट से भी देखा जा सकता है, इससे हरगिज सिर्फ यही मुराद नहीं है कि आपने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट मॉडल डेवलप कर लिया है। दूसरी चीज है योर रिव्यू अप्रोच वाजंट थॉरो एनफ, कि आपने जो रिव्यू की एक्टिविटी की है उन एक्टिविटीज में भी इशू हो सकता है कि आपने इंस्टेड कि आपके वो 19 to 20 एरर्स पॉप होते, यू कुड ओनली मैनेज टू पॉप अप 6 एरर्स ओनली। तो ये हमारे पास इस तरह से इन मैट्रिक्स का जो रिव्यू में रोल होता है ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने देखा था कॉस्ट की टर्म में बात की थी कि इन केस ऑफ कॉस्ट हमारे पास अगर देखा जाए एक्सटर्नल फेलियर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू हमारे पास जो प्रिवेंशन की कॉस्ट आ रही थी क्वालिटी की जब हमने बात की थी। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ग्राफ में ऑन वर्टिकल एक्सिस देयर आर एफर्ट्स, और यहाँ पे आपके पास ये हॉरिजॉन्टल में आपको टाइम देख सकते हैं, और ये आपको डिफरेंट यहाँ पे वो पॉइंट्स या स्टेजेस हैं, लाइक ये स्टेज ऑफ प्लानिंग या स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या एनालिसिस मॉडलिंग कह सकते हैं, you have स्टेज ऑफ डिजाइन मॉडलिंग, you have स्टेज ऑफ कोडिंग, उसी तरह से आपके बाद लेटर ऑन टेस्टिंग की आ जाती है, उसके बाद आखिर में आपके पास क्या है, डिप्लॉयमेंट है। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे इस टाइम लाइन के अक्रॉस जो डिफरेंट स्टेजेस परफॉर्म हो रही हैं इसको देखिए। अब यहाँ पे आपको दो कर्व नजर आ रही हैं, जो ब्राउन कर्व आपको नजर आ रही है जब हम एक रिव्यू की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास एफर्ट्स को अगर मेजर करने की कोशिश करें तो ये आपको जो एफर्ट्स नजर आ रही है ब्लू बार के ऊपर, यहाँ पे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये विदाउट रिव्यू है, हमारी एफर्ट्स कम लग रही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर हम रिव्यूज परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी एफर्ट्स ज्यादा लग रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी गो विद रिव्यूज, ठीक है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर हम ज़ाहिर है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज परफॉर्म करेंगे या इनफॉर्मल रिव्यूज भी परफॉर्म करेंगे तो वी नीड मोर एफर्ट्स एज कंपेयर टू दिस वन। लेकिन इसका इम्पैक्ट जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी उसी तरह से जो लेटर स्टेजेस होंगी, ठीक है, अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर आपने रिव्यूज कंडक्ट नहीं किए तो फिर लेटर स्टेजेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि विदाउट रिव्यू आपकी एफर्ट्स बहुत ही ज्यादा लग रही है एज कंपेयर टू जब आपने शुरू में रिव्यू परफॉर्म किया और थोड़ा सा आप हायर साइड के ऊपर थे, आपकी एफर्ट्स ज्यादा लग रही थी। अब क्या हो गई है, लेटर स्टेजेस के ऊपर आपकी वही एफर्ट्स कम हो गई हैं। तो ये आइडिया बिल्कुल आपका लिंक करता है उसी जो
क्वालिटी के केस में जो हमने कॉस्ट के पैरामीटर के ऊपर बात की थी, जैसे ऑब्वियसली हम कॉस्ट के साथ भी लिंक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो कॉस्ट फैक्टर है वो इंक्रीज कर जाता है, और अगर हम यहाँ पे देखें इन टर्म ऑफ एफर्ट्स हमारे पास कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से ये इसका जो रिव्यूज परफॉर्म करने का एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, एंड वी शुड गो फॉर रिव्यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो रिव्यूज हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास इनफॉर्मल रिव्यूज हैं और दूसरा हमारे पास फॉर्मल रिव्यूज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इनफॉर्मल रिव्यूज के ऊपर। तो इनफॉर्मल रिव्यूज आर नथिंग बट काइंड ऑफ मीटिंग्स बिटवीन सॉफ्टवेयर मेंबर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टीम, बिटवीन और अमंग द कोलीग्स, ठीक है, जो कि टीम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, ठीक है। लाइक कोई भी एक एक्टिविटी, कोई टास्क हो सकती है, ठीक है। लाइक अगर हम कहें कि ये एनालिसिस मॉडलिंग की पूरी एक्टिविटी है तो उसको रिव्यू कर लें, वही टीम मेंबर्स जो उसके ऊपर काम कर रहे थे लेके बैठे हैं और उन चीज़ों को रिविजिट कर लें, ठीक है। या एनालिसिस मॉडलिंग को भी वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आपने क्लास डायग्राम डेवलप कर लिया एनालिसिस मॉडलिंग के दौरान, या आप यूज केसेस आपने डेवलप कर लिए हैं तो आप यूज केसेस को रिविजिट कर सकते हैं। तो आप या तो पूरी एक एक्टिविटी या उसको सब एक्टिविटीज में डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, इनफॉर्मली एक कैजुअल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास उसी टीम के हिस्सा होते हैं जो कि लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ इनफॉर्मल रिव्यू। तो आपको एक चीज याद होगी, हमने क्लास में डिस्कस किया था पेयर प्रोग्रामिंग। तो पेयर प्रोग्रामिंग इज काइंड ऑफ इनफॉर्मल रिव्यू अगर हम इसके ऊपर बात करें तो। इसमें पेयर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपके पास दो प्रोग्रामर्स कोड कर रहे होते हैं, एक आप यूँ कह लें कि नेविगेटर के तौर पे काम कर रहा होता है, लाइक असिस्ट कर रहा होता है, देख रहा होता है कि जो बंदा कोड कर रहा है उसमें कोई इश्यूज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, वो साथ में बताता जाता है, ठीक है। और एक बंदा जो कोड कर रहा होता है, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज काइंड ऑफ वन ऑफ द एग्जांपल फॉर इनफॉर्मल रिव्यूज। तो हमारे पास एक चीज़ है कि अगर हम इनफॉर्मल रिव्यूज कंडक्ट करते हैं तो इसके ऊपर हमारे पास जो एफर्ट्स हैं वो कम लगती हैं एज कम्पेयर टू टेक्निकल रिव्यूज, क्योंकि टेक्निकल रिव्यूज में हमें क्या करना पड़ता है कि प्रॉपर टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है, हमें प्रॉपर जो टीम है उसके लिए या प्लेयर्स एलोकेट करने पड़ते हैं कि कौन कौन लोग, उसे एजेंडा डिसाइड करना पड़ता है। तो इसके ऊपर एफर्ट्स कम लगती हैं, तो ऑब्वियसली इनफॉर्मल रिव्यूज में जो कॉस्ट फैक्टर है वो भी कम होता है। जब हम बात करते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज या एफटीआरस के ऊपर बात करते हैं, तो ज़ाहिर है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज का पर्पस भी यही है कि हम जो एरर्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकें, अनकवर कर सकें, कहाँ कहाँ पे, हर एक स्टेज के ऊपर, फंक्शन, लॉजिक, इम्प्लीमेंटेशन, एट एवरी स्टेज, एट एवरी स्टेज ऑफ एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और ये डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, ठीक है, जो कि हमने लाइक यूजर से रिक्वायरमेंट्स गैदर की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज होते हैं जिसमें हम ये भी देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है प्रॉपर, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, हम बिल्कुल फॉर्मल चीज़ों को देख रहे होते हैं। और इसके अलावा जिसका एक और ऑब्जेक्टिव है टू मेक द प्रोजेक्ट मोर मैनेजेबल, कि अगर हम एफटीआरस या फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज परफॉर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। तो हमारे पास एफटीआरस बेसिकली क्या है, इसमें हम रिव्यू करते हैं जिसमें वॉक थ्रूज इज अ टेक्निक जिसमें हम डीपली स्टडी करते हैं, लाइक हम कहें कोड वॉक थ्रू इज वन ऑफ द एफटीआर टेक्निक। कोड वॉक थ्रू में हम क्या कर रहे होते हैं, कोड को लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हम देखें कि कहीं पे कोई इश्यूज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहे होते। तो बेसिकली हम एफटीआरस में यूज्ड टू परफॉर्म वॉक थ्रूज एंड इंस्पेक्शन, हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा इसके प्रोसीजर्स के ऊपर और प्रोसेस के ऊपर कि बेसिकली अगर हम ये एफटीआर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू में जाते हैं तो इसे हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप ये कुछ गाइडलाइंस देख सकते हैं कि अगर हम ये मूव करते हैं तो वी नीड 3 to 5 पीपल इन ऑर्डर टू कंडक्ट एफटीआर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। इसके लिए ऑब्वियसली एडवांस प्रिपरेशन ज़रूरी है कि जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स हों, ठीक है, वो ऑलरेडी होमवर्क करके आए हों, और मीटिंग्स का जो टाइम स्पैन होता है, ड्यूरेशन, वो ऑब्वियसली इट शुडंट बी मोर देन 2 आवर्स, ताकि वो एक्टिवली सारी चीज़ों को देख सकें, एग्जॉस्ट ना हो जाए। और इसमें फोकस क्या होता है, वर्क प्रोडक्ट के ऊपर होता है जो कि अंडर स्टडी है। लाइक अगर हम एनालिसिस मॉडल की वर्क प्रोडक्ट क्या होगी, एसआरएस, तो एसआरएस को अगर हम स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा क्या होगा, फोकस होगा, उसको हम स्टडी कर रहे होंगे, लाइक एजेंडा पॉइंट में हमारे पास वो चीज़ होगी। तो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक हमारे पास जो प्लेयर्स होंगे, इसमें वो प्लेयर्स कौन कौन से हैं,
वन ऑफ देम इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? जो वो पर्टिकुलर वर्क प्रोडक्ट बना रहा है, डेवलप कर रहा है। लाइक एनालिसिस मॉडलिंग की एक्टिविटी जिसने परफॉर्म की है, जिस टीम ने परफॉर्म की, वो क्या होंगे? वो प्रोड्यूसर होंगे। तो जब वो ये एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं तो वो क्या कहेंगे कि एफटीआर के लिए कॉल करेंगे। दे विल से कि ओके वी हैव डन द एक्टिविटी एंड वी आर रेडी फॉर एफटीआर, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के लिए रेडी हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के जो स्टेक होल्डर्स होंगे या मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनमें एक प्रोड्यूसर होगा, क्योंकि जिसने कोई चीज़ डेवलप किया ऑब्वियसली उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, डिफेंड कर सकता है और डिफाइन कर सकता है। नेक्स्ट इज रिव्यू लीडर। हमारे पास जो भी उस टीम को लीड कर रहा होगा एफटीआर को, ठीक है, वो बेसिकली क्या करेगा? वो जो उसे वर्क प्रोडक्ट मिलेगी, उस वर्क प्रोडक्ट को स्टडी करेगा, देखेगा कि बाकी वो रेडी है, इस कैपेबल है कि उसके के लिए टेक्निकल रिव्यू परफॉर्म किया जाए। उसकी वो डिफरेंट कॉपीज जनरेट करेगा और फिर जितने भी हमारे पास रिव्यूअर्स होंगे या एक्सपर्ट्स होंगे उन तमाम को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उस मटेरियल को, ताकि वो जो रिव्यूअर्स हमारे पास हैं 3 to 5 या 2 or 3 जो रिव्यूअर्स होते हैं वो एडवांस में उसे प्रिपेयर करके आए और उसे स्टडी करके आए। और दीज आर ऑब्वियसली रिव्यूअर्स जिनकी अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये रिव्यू लीड इनको वो प्रोवाइड कर देता है डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हर एक उस वर्क प्रोडक्ट को क्या करके आते हैं, स्टडी करके आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, ये जो भी उनके कमेंट्स होते हैं इसके हवाले से उन चीज़ों को बिफोर हैंड स्टडी करके आते हैं, इंस्टेड कि वो जो हमारे पास एक मीटिंग कंडक्ट की जाए सिर्फ उसमें चीज़ों को देखा जाए। और एक हमारे पास जो स्टेक होल्डर या फिर कहें पार्टिसिपेंट होता है वो रिकॉर्डर होता है, जो कि तमाम ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो भी इश्यूज रेज किए जाते हैं ड्यूरिंग मीटिंग एफटीआर। तो अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक बिग पिक्चर में देख लेते हैं कि रिव्यूज को अगर कंडक्ट करना हो तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हमारे पास ये है कि जब हम एफटीआर या फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हरगिज यही नहीं होता कि हम जो प्रोड्यूसर है यानी जो उस डॉक्यूमेंट को बनाने वाला है उस टीम को हमने रिव्यू नहीं करना होता, ठीक है। रादर हमारा फोकस किसके होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए उस वर्क प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द टीम वी हैव टू क्रिटिसाइज, वी हैव टू स्टडी और रिव्यू द पर्टिकुलर वर्क प्रोडक्ट। द सेकंड इज सेट एन एजेंडा एंड मेंटेन इट। हम क्या करते हैं, एफटीआर परफॉर्म करना है तो हमें बिफोर एंड वी नीड एन एजेंडा। थिर्डली लिमिट डिबेट एंड रिबर्टल। हम क्या करते हैं कि जो डिबेट है अननेसेसरी डिबेट्स में जाने की जरूरत नहीं होती कि उसे लिमिट करें, टू द पॉइंट रहें, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करें। और उसके साथ साथ जो चीज़ें इश्यूज पॉप अप हो रहे हैं उनका हम क्या करें, उन्हें कैसे रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, वो कैसे इंप्रूव हो सकती हैं। तो वी हैव टू डेवलप अ रिवर्टल। रिवर्टल मीन्स उसमें उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी करेक्शन के ये कैसे हो सकता है। द नेक्स्ट इज हमारे पास है कि जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनके ऊपर हम जो है फोकस करें। इंस्टेड के हम क्या करें कि जी हम फोकस करना शुरू कर दें कि जी उनका सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती, रादर वी नीड टू इनिशिएट प्रॉब्लम एरियाज। द नेक्स्ट इज टेक रिटन नोट्स, वेरी सिंपल, सारे जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे उसके नोट्स लेते हैं। The next is limit the number of participants and insist upon advanced preparation। आप जो participants हैं बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिस तरह पहले बात हुई है कि मैक्स 3 to 5 स्टेक होल्डर्स या पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं और एडवांस प्रिपरेशन उनकी होनी चाहिए। जो अगला पॉइंट है दैट इज अबाउट डेवलप अ चेकलिस्ट फॉर ईच वर्क प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी रिव्यूड। चेकलिस्ट आप बना सकते हैं अपने पॉइंट्स की, क्या तमाम चीज़ें रिव्यू हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी, ठीक है, जो कि अंडर स्टडी है वर्क प्रोडक्ट। एलोकेट रिसोर्सेज एंड स्केड्यूल टाइम फॉर एफटीआर, क्योंकि एक ये फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू है तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू कंडक्ट एफटीआर यू हैव टू प्लान इट। आपको उसके लिए इन्वाइट करना पड़ेगा तमाम पार्टिसिपेंट्स को, आपको उन्हें रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। लाइक रिसोर्सेज में कुछ भी हो सकता है, उसमें आपका मीटिंग हॉल हो सकता है, ठीक है, या और जो भी उनको फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड होती है वो आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकंड लास्ट इज कंडक्ट मीनिंगफुल ट्रेनिंग फॉर ऑल रिव्यूअर्स। तो जाहिर है यहाँ पे वी हैव टू गो फॉर द रिव्यूअर्स ट्रेनिंग एज वेल, ठीक है, दे नीड ट्रेनिंग, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं वही सिर्फ उसको कंडक्ट कर सकते हैं। रिव्यू योर अर्ली रिव्यूज, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि अगर जो भी हमने चीज़ें रिव्यू कर ली हैं एक दफ़ा, उसके ऊपर हमने एफटीआर की फाइंडिंग आ गई हैं, उनको दोबारा हम रिविजिट कर लें, उनको दोबारा रिव्यू कर लें ताकि उनमें कोई इश्यूज ना हो। तो इस तरह से हमारे पास ये जो
रिव्यू टेक्निक्स हैं इनके ऊपर हमारी जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होती है। तो आज हमने बात की कि हमारे पास जो रिव्यूज़ होते हैं बेसिकली ये हैं क्या, रिव्यूज़ का पर्पस क्या होता है, डिफरेंट मैट्रिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं ड्यूरिंग रिव्यू एक्टिविटी वो हमारे पास पॉसिबली क्या-क्या हो सकते हैं। फिर हमने बात की कि हमारे पास जो रिव्यू है इसको कंडक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने आज डिस्कशन की। अगली स्टेज के ऊपर हम बात करेंगे कि वंस वी फाइंड द एरर, ठीक है, तो हम किस तरह टेस्टिंग किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम अगले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में टेस्टिंग टेक्निक्स के ऊपर और स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे।